नमस्ते दोस्तों, सुनिए नक्की कहती गोले की कहानी का अंतिम भाग। आप सबका इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। आप पूछे गए सवाल का जवाब दें और साथ ही साथ नक्की कहती गोले की कहानी की ये खास सजीव कहानियाँ आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएं। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा आज दुख हो रहा है ये सोचकर कि इस भाग के बाद मैं आपसे विदाई ले रही हूँ, लेकिन रेडियो मधुबन पर सतत विकास से जुड़े कार्यक्रम जारी रहेंगे और मैं सदैव उन सभी के साथ हूँ जो मेरे माउंट आबू के लिए और गोले को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है दोस्तों। मुझे भूलना नहीं, हमेशा याद करना। कैसे? बस इस प्रोग्राम में बताई अच्छी बातों पर चलकर। मैं यानी नक्की माउंट आबू की धरोहर हूँ, आपकी धरोहर हूँ। मुझे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सभी का आभार और आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा नंबर है 9414151415। हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करें। दोस्तों, नक्की कहती गोले की कहानी इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज नक्की मिट्टी की उर्वरता को हानि पहुंचाए बिना खेती करने वाले एक जैविक किसान से आपकी मुलाकात कराएगी। जिससे कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सतत विकास से जुड़ी हुई लक्ष्य पर आधारित है। लक्ष्य नंबर है 15। SDG 15 के अंतर्गत एक लक्ष्य है 2030 तक मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से क्षतिग्रस्त जमीन और मिट्टी को फिर से उपयोग लायक बनाना तथा ऐसे विश्व की रचना करना जहां भूमि का क्षय न हो। तो आइए चलते हैं नक्की के पास। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। इतनी सारी गाड़ियाँ, ये सब कौन है गाड़ियों में? देखो कैसे देख रही है। हम ही है नक्की, हम। चैलेंज याद आया ना? हम जिंदा भी हैं, मोटे तगड़े भी हैं। हमें पानी भी मिला है, खाद भी मिला है, वह भी जैविक खाद। बाप रे, कैसे? है पपीता, जंप लगा के दिखा नक्की के ऊपर। रुक रुक रुक, मैंने मान ली हार। पड़ गया ना पपीता भारी। लेकिन भैया, ये असंभव संभव हुआ कैसे? अरे बहना, हमारे मालिक की मेहनत का कमाल है। अरे नक्की, तुम आरजे शुभा को बोलो ना, तुमसे वह बातचीत कराएंगी। ओहो, चलो फिर सुनते हैं। खूब खूब धन्यवाद नक्की, पपीता और बैंगन ये मौका देने के लिए ताकि हम ललन जी से बात कर सकें। तो दोस्तों, ललन जी आमथला गांव के पास जो तपोवन है वहाँ पर जैविक खेती करते हैं। हमारे श्रोताओं के साथ साथ नक्की, बैंगन और पपीता ये भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्की कहती गोले की कहानी इस प्रोग्राम पर। धन्यवाद। और आज हम जैविक खेती से जुड़ी हुई बातें करेंगे आपसे। ललन जी, आपके लिए पहला सवाल है, इस खेती के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी? मेरा खेती से कोई लगाव नहीं था। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ जी। जब मैं आया तो काफ़ी हमें जानकारी मिली और मैं खुद भी इस पर रिसर्च किया कि आज किसान जो है इतना केमिकल डालते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मुख्य आज जो है बीमारी एसिडिटी का बीमारी 98% को है।
वो कैसे सुधार किया जाए कृषि में, इसके लिए हमें काफ़ी लोगों से भी मिलना हुआ और मैं खुद इसके लिए तैयारी किया कि कैसे हम योग के प्रयोग द्वारा जैविक खेती, यानी हम खुद यहाँ तैयार करते हैं, गाय भी रखे हुए हैं, तो गाय के गोबर से गौमूत्र का काफ़ी हम प्रयोग करते हैं जी जिससे हमें काफ़ी सफलता मिल रही है और मिलेगी। जी। तो खेती में आप क्या क्या उगाते हैं? जो राजस्थान में संभव नहीं है वो हम उगाते हैं, जैसे कि अंगूर उगाते हैं, बेबी कॉर्न उगाते हैं, स्वीट कॉर्न उगाते हैं, उसके बाद काजू, काफ़ी काजू निकला, खजूर लगाया है यहाँ दुबई का, इस बार तो बहुत ही अच्छा हुआ, बड़े बड़े साइज का हुआ और काफ़ी मीठा था। जी। तो उसके लिए आप पानी का उपयोग कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक खाद तैयार करते हैं, वो खाद डालने के बाद हम 3 दिन 4 दिन में पानी डालते हैं तो नमी बनी रहती है। जैसे हम तैयार करते हैं, काफ़ी गोबर इकट्ठा करते हैं, फिर इस गोबर को क्या करते हैं, कम से कम 10 दिन छोड़ देते हैं, उसमें गौमूत्र डालते हैं तो और सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें हम दही डालते हैं या तो छाछ, गुड़ डाल देते हैं, जैविक खाद तैयार करते हैं और उस खाद को डालने से और बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो उसमें काफ़ी बैक्टीरिया तैयार होता है, जो खेत की जो क्षमता है ना उपज जी। वो ज़्यादा होने लगती है। तो ये सब तैयार करके उसको 10 दिन छोड़ देते हैं तो वो खाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और वो खाद जो हम डालते हैं खेत में, अगर हम आज पानी डालते हैं तो 4 दिन के बाद, यहाँ तो ऐसी मिट्टी है जो आज पानी डाले, अगर धूप है तो कल फिर डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तपोवन में जो खेती है वो देख भी सकते हैं, वहाँ एकदम सॉफ्ट मिट्टी है और हर 15 दिन 20 दिन पर हम लिक्विड बना के वो डालते जाते हैं, जिससे हमारी खेती बहुत अच्छी हो रही है। और पानी की कम मात्रा हमें ड्रिप इरिगेशन है, क्योंकि यहाँ खुले पानी डालते हैं हम, ज़्यादातर 90% ड्रिप लगाया हुआ है जो बूंद बूंद कर पानी जाता है। दिन में हम आधा घंटा डाल दिए, फिर 2 दिन के बाद, तो जब तक उसमें नमी की कमी नहीं होती है तब तक हम पानी नहीं डालते। जी। और जैसे आप खाद के बारे में भी बता रहे थे, क्या थोड़ा सा और विस्तार से बता सकते हैं कि जैविक खाद अगर कोई बनाना चाहे तो कैसे बनाए घर पे? उसके लिए गोबर बहुत ज़रूरी है, गाय की गोबर। हर एक किसान को अगर एक गाय से 5 एकड़ खेती कर सकते हैं। जी, एक गाय से 5 एकड़? 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं। गाय के गोबर को हम क्या करते हैं, पहले लिक्विड भी बनाते हैं, ऐसे भी हम खाद तैयार करते हैं, जो खाद होता है ना उसको सॉफ्ट करते हैं। लिक्विड तैयार करते हैं हम, जीवामृत जिसको कहते हैं। 200 लीटर पानी लेते हैं हम, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डाल देते हैं और 10 किलो ताज़ा गाय का, देसी गाय मिक्स नहीं, जर्सी गाय आजकल बहुत होता है, लेकिन देसी गाय से काफ़ी जो है ना खेत को जो चाहिए बैक्टीरिया वो ज़्यादा तैयार होता है। तो 10 किलो गोबर खाद लेते हैं ताज़ा, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डाल दिए और 2 किलो गुड़, जो गुड़ वेस्ट है, खाने की गुड़ नहीं, जो काला हो जाता है, जो काम का नहीं है, वो गुड़ डालते हैं और 10 लीटर छाछ डालते हैं। अगर 10 लीटर नहीं हो तो 2 किलो दही डाल सकते हैं। और ये सबको हम 3 दिन तक डंडे से, लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सवेरे और शाम। 3 दिन के बाद उसमें काफ़ी बैक्टीरिया तैयार होता है जो लाभदायक है। फिर उसके बाद हम उसको ढक देते हैं 3 दिन और, यानी 6 दिन में वो कंप्लीट एक बहुत ही अच्छा जैविक खाद बन जाता है, जिसको कहते हैं जीवामृत। फिर हम जब पानी डालते हैं तो ड्रिप में ही उसको हम छोड़ देते हैं छानकर, तो हर एक पेड़ के जड़ में मिलता है। उससे क्या होता है कि जड़ भी मजबूत होता है, मिट्टी भी सॉफ्ट होता है और काफ़ी उपज होता है। जी। तो अगर कोई किसान अपने घर में करना चाहे तो इजीली ये कर सकता है? कर सकते हैं। इतना जो केमिकल, एक एक केमिकल की उसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर कोई कीड़ा लग जाता है जो हानिकारक कीड़े हैं, 2 तरह के होते हैं, लाभदायक और हानिकारक,
हानिकारक कीड़े जो लग जाते हैं उस पर भी हम स्प्रे करते हैं जीवामृत का। और उसके लिए क्या करते हैं, हम नीम के पत्ते को 5 किलो पत्ता लेकर 10 लीटर गौमूत्र में उबाल देते हैं। उसको फिर उबालते हुए 8 लीटर बनाते, उसको रख देते एक बर्तन में। जब भी कोई हानिकारक कीड़े लगते हैं तो उसको क्या करते हैं कि 14 लीटर का एक पंप आता है, उसमें ½ लीटर वो डालकर शाम के समय जब धूप नहीं होता है उस समय स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करते समय भी हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध विचार यानी कि इसके गंध से ही इसमें जो लगे हुए हानिकारक कीट है वो दूर यहाँ से चला जाए जी। तो कई प्रयोग किया है हमने, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा कीड़े लगे तो लगातार 3 दिन मारना, अगर कम है तो सप्ताह में 1 दिन। तो ये नीम का जो पानी है वो काफ़ी प्रयोग में। फिर दूसरा भी प्रयोग करते हैं हम, एक करंज होता है, नीम से भी कड़वा होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो ऐसे ही उबाल देते हैं गौमूत्र में, तो काफ़ी कड़वा, वो हम ½ लीटर नहीं लेते हैं, 250 ml लेते हैं 14 लीटर पानी में, फिर वो शाम के समय स्प्रे करते हैं। अगर आप कंटिन्यू स्प्रे करते रहें सप्ताह में कम से कम 1 दिन या 2 दिन, तो कीड़े ही नहीं लगेंगे। आपको केमिकल मारने की कोई दरकार नहीं होगी। जो हम प्रयोग कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं, आप किसान भाई लोग भी इसको कर सकते हैं जी। और टमाटर भी उगाते हैं क्या? काफ़ी टमाटर होता है यहाँ जी। अभी हम टमाटर लगा रहे हैं, वो आ जाएगा नवंबर से लेकर और अप्रैल तक 1 एकड़ में हर 2 दिन गैप करके 1500, कभी 2000 केजी, कभी 3000 केजी तक निकलता है ये 6 महीना टमाटर। काफ़ी साइज भी बड़े, और हमारा टमाटर ऐसा होता है जिसको आप 1 सप्ताह रख सकते हैं, कोई उससे पानी नहीं निकलेगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। और हर साल लगाते हैं, एक बार लगाते हैं तो ये 6 महीना कंटिन्यू चलता है जी। तो क्या आपके जो कार्य है इसे सरकार और कृषि संस्थानों ने कभी सराहा है? जी, जिला स्तर पर मेले लगते हैं यहाँ, कृषि मेला, जिसमें 5000 किसान को आमंत्रित किया जाता है, तो मुझे भी बुलाया जाता है। हर साल मेला लगता है। अभी ये जो बीमारी आई है उसके कारण 2 साल से नहीं लग रहा है, लेकिन हर साल हम लेके जाते हैं। हमारे यहाँ तो करीब 22-23 वैरायटी के ये होते हैं सब्जियाँ, सब लेकर काफ़ी किसान आते हैं। तो उसमें कृषि मंत्री भी आए थे, राज्य कृषि मंत्री कई बार, और हम भी लेके जाते हैं। तो मुझे वहाँ पर काफ़ी सभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, तो हम जो ले जाते हैं सब्जियाँ या फल उसको टेस्ट करते हैं, तो हमारा प्योर होता है। तो हमें काफ़ी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, करीब 38, एक साल में बता रहा हूँ, 2018 की बात बता रहा हूँ। वहाँ 5000 किसान आए थे, सिरोही में मेला लगा था, तो काफ़ी चीज़ हम लेके गए थे। तो उसमें मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 7 जो सब्जियां था उसमें फर्स्ट प्राइज मिला, अच्छे में सेकेंड प्राइज मिला। तो करीब 10 साल से हमें कृषि विभाग के द्वारा बुलाया जाता है कृषि मेला में, और हर बार हम जाते हैं, काफ़ी सारी प्राइज मिलता है। और यहाँ जो खजूर लगाया है हमने, वो काफ़ी साइंटिस्ट आए हैं कि सिरोही जिला में इतना अच्छा खजूर नहीं हुआ है। तो जैविक विधि से यहाँ पर खजूर भी आपने इस बार लगाया है, ये सफल भी हुआ है आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही सराहनीय कदम है। जो यूथ किसान है जो जैविक खेती करना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको सहयोग भी करूँगा। अगर मेरे पास आके देखें तो मैं उसको ट्रेनिंग भी दूँगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन के लिए। अब यहाँ से वो सीख के भी जा सकते हैं, फ्री में ट्रेनिंग देंगे और प्रैक्टिकल हम कराएंगे वो। और ये सहज है, थोड़ा सा आपको लगेगा होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप निश्चय हैं कि मुझे करना ही है तो आपको सफलता मिले ही है, बीमारी से आप मुक्त कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लल्लन जी, आप जैविक खेती अपना के सिर्फ मिट्टी की उर्वरता की रक्षा ही नहीं की, बल्कि आपने मेरे जैसे जल स्रोतों को प्रदूषित होने से भी बचाया।
आप ऐसे ही माँ प्रकृति के लिए कार्य करते रहें और अनेक किसान भाई बहनों को प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तुमने सही कहा नक्की, और खूब खूब आभार बैंगन, पपीता और तुम्हारा। जैविक खेती के बारे में तो हमने जाना, लेकिन जैविक खेती करने से सरकार से हमें क्या सहयोग मिल रहे हैं और क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की मिट्टी की उर्वरता की क्षमता को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम कोई एक्सपर्ट से राय लें। तो बेहतर होगा नक्की कि हम चले सिरोही जिले के कृषि विभाग के ओर। तो चलो तुम भी मेरे साथ, और श्रोताओं को भी ले चलते हैं सुनने के लिए। तो दोस्तों, आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय तनेजा जी, उप निदेशक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिरोही से। सर, आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। तो सर, आपके लिए एक पहला सवाल है कि हमारे आसपास जो मृदा की स्थिति है कैसा है यहाँ पर? अपन जैसे सिरोही की बात करते हैं, राजस्थान में अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, और हम अभी बात कर रहे हैं सिरोही जिले की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरोही जिले में जो सॉइल का प्रकार है मुख्य रूप से वो सैंडी लोमी सॉइल है। और जैसे सिरोही के अंदर 5 ब्लॉक्स हैं। सिरोही जो हमारा ब्लॉक है वो सैंडी लोमी के लिए जाना जाता है, और अन्य जितने ब्लॉक हैं हमारे वो सैंडी लोमी टू लोमी सैंड, एंड जो हमारे पिंडवाड़ा आबू रोड की पंचायत समितियां हैं, इन ब्लॉक्स में सैंडी लोम के साथ क्ले पोर्शन भी सॉइल में मिलता है। तो इसे हम कह सकते हैं सैंडी लोम टू क्ले सॉइल। कुछ भारी मिट्टी, क्ले मतलब कुछ भारी मिट्टी हमारे इस 2 ब्लॉक्स में हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल जब जिले की बात करते हैं तो सैंडी लोम सॉइल हमारे जिले में पाई जाती है, और राजस्थान का भी यही है। राजस्थान में भी अगर ओवरऑल हम राजस्थान की बात करते हैं तो सैंडी लोम सॉइल के नाम से राजस्थान जाना जाता है। वेस्टर्न पार्ट जो हमारा राजस्थान का है वो उसमें सैंड पोर्शन ज्यादा है। वहीं हम देखेंगे कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, उसमें लोमी का पोर्शन ज्यादा हो जाता है। जी सर, क्या यहाँ पर अपने सिरोही जिले में जैविक खेती के प्रति किसानों का रुचि है? हाँ, डेफिनेटली। आज का जो आप देख रहे हैं, जो वर्ल्ड का सीनरियो बन रहा है, जो वर्ल्ड का सीनरियो है वही हमारे भारत में भी जैविक की तरफ, जो हमारा इंटरनेशनल जब हम मंच पे खड़े होते हैं तो वहाँ जैविक की बात की जाती है। तो इंडिया में भी अभी जैविक की तरफ रुझान बढ़ा है, और राजस्थान में भी इससे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। और हम कहें कि सिरोही जिला भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के लिए देश में जाना जाता है और राजस्थान में जाना जाता है, तो लोगों का रुझान है इससे। सर, स्थानीय फसलों के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या फसलें ऐसे हैं यहाँ पर जो लुप्त हो रही हैं, और इसे बचाने का क्या तरीका है हमारे पास? देखिए, सिरोही जिले की जो बात करते हैं, सिरोही जिले में खरीफ की फसलें और रबी की फसलें और कुछ जायद का क्षेत्र भी हमारे यहाँ आता है। जो सिरोही की मुख्य फसलें हैं, जो खरीफ की बात करते हैं, जो वर्तमान में खरीफ चल रहा है, यहाँ की खरीफ की मुख्य फसल जो है सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो अरंडी का है। अरंडी का है। उसके बाद हम मक्का की फसल बोई जाती है। उसके बाद बात करें कि हमारे यहाँ ग्वार की फसल अच्छी खासी बोई जाती है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम तिल की फसल, तिल ज्यादा बोया जाता है। तिल के बाद में दालें आ जाती है। दालों में मूंग और उड़द का एरिया हमारे यहाँ बढ़ रहा है। उसके अलावा खरीफ में मूंगफली का क्षेत्रफल भी हमारे जिले में अच्छा है, और लोगों की तरफ इसका, किसानों का इसकी तरफ ध्यान जा रहा है। क्षेत्रफल प्रति वर्ष बढ़ रहा है। बाकी ज्वार बाजरे की फसलें हैं, ये भी हमारे जिले में, कपास भी हमारे जिले में कई क्षेत्रों में पैदा हो, विविधता है। ये कहें कि बात करेंगे जैविक खेती में क्या लुप्त हो रहा है, तो ये तो ब्रॉड फसलें हैं, और इसमें परंपरागत फसलें जैसे पहले ली जाती थी, जैसे दालों की फसलें होती थी, वो हमारे देश में कुछ ही क्षेत्र में रह गया है। सौंफ एक अपने आप में बहुत अच्छी फसल है जो खरीफ में हमारे जिले में बोई जा रही है। ये मुख्य फसलें हैं। और रबी के अंदर हम गेहूं, जौ, चना, ये हमारी सरसों, ये हमारी मेन फसलें हैं। वहीं जायद में भी हमारे जिले में बाजरा बोया जाता है। बाजरे के साथ में कुछ चारे वाली फसलें हैं, ग्रीन फोडर्स, वो ली जाती है। तो आप देखेंगे कि विविधता हमारे जिले में भरपूर है। अनेक फसलें हमारे जिले में संभव। जी, ऐसे कौन से फसलें हैं जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी यहाँ पर, बट अभी ये लुप्त हो रहे हैं? चीजें मौसम के हिसाब से कुछ चीजें बदलती रहती हैं, और बाजार भाव से भी चीजें बदलती रहती हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है फसलें होना या कम होना या लुप्त होना। उसमें सॉइल स्ट्रक्चर तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ही।
उसके अलावा वर्षा का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ग्राउंड वाटर, जैसे हमारा जो सिंचाई का स्रोत है सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर ही है। जिले में कोई नहरें नहीं है, कोई तालाब नहीं है, मेन सोर्स ग्राउंड वाटर ही है। ग्राउंड वाटर तब रिचार्ज होता है जब बारिश अच्छी होती है। बारिश कम होती है तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। तो इस पे काफी कुछ निर्भर है, हमारी फसलें कौन सी ली जाए, कौन सी नहीं ली जाए, ये मेन है जी। तो उसके लिए मान लीजिए जलदाय विभाग है या फिर अपने कृषि विज्ञान केंद्र, सरकार की ओर से कोई योजनाएं हैं ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए और किसानों को हेल्प करने के लिए? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मैं जैसे कि कृषि विभाग से आता हूँ, उसमें एक योजना जल संरक्षण की भी योजना है। हम लोग किसानों को प्रेरित करते हैं कि भी अपने खेत का जो निचला स्थान है, जहाँ से खेत में से पानी बहकर अन्य जगह जाता है, दूसरे खेतों में जाता है या बाहर बह के वेस्ट जाता है, तो उस पानी को अपन अपने खेत पे ही संरक्षित करें। उसके लिए सरकार के द्वारा किसानों के खेत पे फार्म पॉन्ड निर्माण एक योजना है, जिसमें कच्चे फार्म पॉन्ड भी बनाए जाते हैं और प्लास्टिक लाइनिंग से, प्लास्टिक के तिरपाल बिछा के भी फार्म पॉन्ड क्रिएट किए जाते हैं। उस तरह के फार्म पॉन्ड को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और अनुदान उस पर दिया जा रहा है। अनुदान हम लोग उस पे किसान स्वयं ही कार्यकारी एजेंसी होती है, उसको प्रेरित करते हैं, भाई आपको ही बनाना है। तो किसान 20 मीटर बाई 20 मीटर और गहराई 3 मीटर की रहती है। इस फार्म पॉन्ड को बनाने में उसको किसान की जो भी लागत आती है उस पर हम लोग 60,000 रुपए का अनुदान देते हैं। और इसी तरह से प्लास्टिक लाइनिंग की जो फार्म पॉन्ड है उस पर 90,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। ये जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जिन्होंने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाए हैं, जब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति में भी पानी कम हो रहा है और बारिश नहीं है, ऐसी स्थिति में किसान अगर कम बारिश में फसल बो भी देते हैं तो ऐसे जो संरक्षित पानी होता है उससे अपनी फसलों को सिंचित कर पाते हैं और बचा पाते लाइफ सेविंग इरिगेशन। सर, जैसे आपने योजनाओं के बारे में भी कहा, तो एक बात ये है कि क्वालिटी सीड्स भी बहुत जरूरी है किसानों के लिए। तो क्वालिटी सीड्स कहाँ से उन्हें मिलता है? राजस्थान सरकार का अपना ही एक विक्रय केंद्र है, जो संस्था है राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, एक संस्था है। उनके जो विक्रय केंद्र है राजस्थान में हर जिले में लगभग उपस्थित है। इन केंद्र के माध्यम से ये लोग सीड प्रोडक्शन भी कराते हैं और जो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस होता है उसको इस केंद्र के माध्यम से विक्रय भी कराया जाता है। सर, जैविक खेती के लिए क्या प्रोत्साहन दे रही है सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र कैसे हेल्प करता है किसानों को? जैविक खेती के लिए जिले में एक परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार प्रायोजित योजना है, जिसमें 60% केंद्रीय सहायता और 40% राज्य सहायता का शेयर रहता है। इस योजना के तहत किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना जो हमारी है, जैविक खेती, परंपरागत तरीके से जैविक खेती जो पहले करते थे हम लोग, उसी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसमें हम किसानों के ग्रुप उसमें बनाए जाते हैं। 20-20 हेक्टेयर के ग्रुप होते हैं किसानों के, उसमें 20 किसान से लेकर 40 किसान तक होते हैं। ग्रुप के किसानों को एक साथ ही जैविक खेती की विधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे उनको हम लोग उनके खेत के चारों ओर बफर जोन कहते हैं कि मेड़बंदी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें भी हम लोग प्रति हेक्टेयर का 1500 रुपए का अनुदान देते हैं। इसी प्रकार ऑर्गेनिक सीड उसमें बोया जाता है, उस सीड के ऊपर भी 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान देते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान के खेत पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने के ऊपर 5,000 रुपए तक का अनुदान हम किसान को देते हैं। लोग वो वर्मी कंपोस्ट बनाए, जो कैचों की खाद कहते हैं, तो कैचों से बनाई जाती है। उस खाद को बनाकर वो खेती में उपयोग करे। और कुछ अनेक घटक हैं, चीजें हैं जो जैविक खेती में खाए गए हैं, जैसे बैक्टीरिया, लिक्विड बैक्टीरियल कॉम्बिनेशन है, वो भी दिए जाते हैं। और जैविक कीटनाशकों को भी उपलब्ध कराया जाता है। और इस तरह की अन्य खाद भी दी जाते हैं जो जैविक विधियों से बनाई जाती है। जैसे प्रॉम की खाद है, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं इसे, प्रॉम, वो भी इस योजना के तहत किसानों को अनुदान दे दिया जाता है। ओवरऑल हमारे ये 3 साल तक का में चयन होते हैं। उस ग्रुप को सरकार 3 साल तक लगभग 12,500 रुपए प्रत्येक किसान को 3 सालों तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विभिन्न चीजों के ऊपर, जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें अनुदान देती है। इसके अलावा राज्य सरकार की अपनी एक अलग योजना है, उसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग
जो कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सुभाष पालेकर जी की प्रिंसिपल से आधारित एक पद्धति है जिसमें जीरो बजट मतलब जीरो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और पालेकर जी की विभिन्न जैविक विधियां हैं जैसे बीजामृत, जीवामृत, इस तरह के अनेक प्रिपरेशन हैं, जैविक प्रिपरेशन, इसको इस्तेमाल करते हुए किसानों खेतों पर इस विधि को अपनाने की प्रोत्साहित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और बनाने के लिए क्या जैविक आदान की जरूरत पड़ती है सब विभाग द्वारा दिए जाते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। ये दोनों योजना है मुख्यतः जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना है जो राजस्थान में सभी जिलों में तो नहीं संचालित है, जैसे है राजस्थान के करीब 18 जिलों में संचालित की है, परंतु जो प्रारंभ जहाँ से हुआ था इस योजना का वो सिरोही जिला अन्य 3 जिलों के साथ में अग्रणी रहा। जी, बहुत ही सराहनीय कदम है ये और सिरोही जिले से शुरुआत हुई थी, ये जानकर के बहुत ही अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या जो युवा किसान है वो रसायन खेती से जो नुकसान हो रहा है और जैविक खेती से जो हमें फायदा मिलने वाला है, क्या किसान उसको समझ पा रहे हैं? भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, मैं इसको भविष्य को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हम जैविक खेती को अपनाएंगे तो हमारी जो धरती है, जो धरती को हमारे धरती माता कहा जाता है, धरती माता और माँ का एक ही रूप खिलाता है। जैसे बच्चों के लिए माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह से धरती माँ का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये स्वस्थ तभी रहेगी जब इसमें हम केमिकल का कम से कम उपयोग करेंगे और उसमें जैविक तत्वों का ज्यादा उपयोग करेंगे। जैविक तत्व हमारे तभी मिल सकते हैं हम जब इसमें जो हमारी प्राकृतिक खाद बनाने के तरीके हैं, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, मैंने पहले बताया, सुपर वर्मी कंपोस्ट है, सॉइल के अंदर बैक्टीरियल है, माइक्रोब्स है, उसकी संख्या में हम वृद्धि करें, है ना। ये सब तरीके अपनाने के बाद हमारी मृदा स्वस्थ होगी, तभी हम जैविक की तरफ बढ़े। अब बात ये आती है कि हम युवाओं के लिए क्या संदेश दें इसमें। युवाओं को मैं यही कहूंगा कि आप जैविक खेती को, आज संसार में पूरे विश्व में जैविक की तरफ लोगों का ध्यान दिया है। कोरोना ऐसी परिस्थिति है जब पूरे संपूर्ण वर्ल्ड में ही, संपूर्ण दुनिया में कोरोना ऐसी स्थितियां विकराल स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आदमी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा और वो विभिन्न तरह की आज नई नई बीमारियां जो आ रही हैं उससे लड़ने की शक्ति उसकी बढ़ेगी। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक उत्पाद ही एक विकल्प हमारे सामने है जो मानव के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। अब इससे हम जान सकते हैं कि पूरे विश्व में जैविक का कितनी बड़ी मांग है और हर व्यक्ति जैविक को अपनाना चाहता है, जैविक खाना चाहता है। बेशर्ते ये सब उपलब्ध का हमारे युवा आगे आए और इसको अपनाएं। और राजस्थान सरकार में भी ऐसी संस्थाएं हैं, राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो कि राजस्थान सरकार की ऑटोनोमस एजेंसी है। वो जो भारत सरकार के का नेशनल प्रोग्राम और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसके तहत कार्य करती है। तो युवा इसमें आगे आए और अपने खेतों का रजिस्ट्रेशन कराएं और उनके जो प्रोटोकॉल है जैविक खेती करने का उसको अपनाएं। उसके तहत देश में अच्छा उत्पादन ऑर्गेनिक का पैदा कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छा दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरा उनको संदेश है, वो आगे आए और इसमें बहुत संभावना है। जी, आज के सत्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद शुभा और एक्सपर्ट का। आज आपने हमें जैविक खेती के अहमियत के बारे में बताया और मेरी काश्तकार भाई बहनों को प्रेरित किया इस पद्धति को अपनाने के लिए। तो दोस्तों, समझ आया ना? भोजन जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सही तरीके से फसल उगाना। अपनी हवज के लिए धरती माँ को प्रदूषित न करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जैसे कि आपने शुरुआत में ही सुना था, नक्की कहती गोले की कहानी इस कार्यक्रम के ये अंतिम भाग है। लेकिन सतत विकास के साथ जुड़ी हुई हर मुद्दों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। तो नक्की आपसे पूछेगी आज का सवाल। बताइए, आबू में सबसे ज़्यादा उगने वाली सब्ज़ी कौन सी है? हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जवाब बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। प्रकृति के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना। बाय बाय।
बाय बाय नक्की, बाय बाय दोस्तों। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। नक्की के वे गोले की कहानी काई संदेशो देवे, पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है। पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है। सगला जना की बात सुनी जद यो ही नतीजो आयो। सगला जना की बात सुनी जद यो ही नतीजो आयो। स्वच्छता सू ही स्वास्थ्य बनेला मन में हरक रे वेला। स्वच्छता सू ही स्वास्थ्य बनेला मन में हरक रे वेला। पेड़ पौधा लहलहावे तो मन में आनंद होवेला। पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है। हरियाली हरियाली छवेली जीव जंतु ने सुरक्षा मलेली। हरियाली हरियाली छवेली जीव जंतु ने सुरक्षा मलेली। छोटी मोटी बीमारियां तो पास को नी फटकेली। छोटी मोटी बीमारियां तो पास को नी फटकेली। सगला जना जद ध्यान रखा तो स्वर्ग धरा पर लावा। पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है। नक्की के वे गोले की कहानी काई संदेशो देवे। पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है। पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है। पर्यावरण ने बचाबा को सगला को फर्ज होवे है।